आप लोग का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टॉपर्स इन पर। तो डेली की तरह हम लोग आज भी मॉर्निंग अपडेट लेकर आए हैं। जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट आज के न्यूज़पेपर में आई है वो सारी की सारी अपडेट हम लोग देखने वाले हैं। लेकिन जो भी साथी चैनल पर नए हैं या पुराने हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें ताकि आप सभी लोग सारी अपडेट बिल्कुल सही तरीके से पा सके। तो चलिए देर नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो को। सबसे पहले जो अपडेट निकल कर आई है वो यूपी स्कॉलरशिप को लेकर के अपडेट है कि शुल्क भरपाई के ऑनलाइन आवेदनों की खामियां सुधारने का 21 तक मौका। जैसा कि आप सभी लोगों को पता भी है और मैं बार बार अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को जो है अपडेट भी करता रहता हूं कि आप लोगों का जो करेक्शन है वो आपका 11 फरवरी से 21 फरवरी तक होना है। आप सभी लोगों के बहुत सारे जो है स्टेटस भी हैं और उस स्टेटस को लेकर के भी मैं काम कर रहा हूं। जैसे ही डीडब्ल्यू ऑफिस से या हमें किसी ना किसी अधिकारी से या कहीं ना कहीं कॉलेज और इंस्टीट्यूट लेवल से कुछ पता लगता है आप लोगों के स्टेटस को लेकर, हम तुरंत उस पर वीडियो लेकर आते हैं और आप सभी लोगों को जो चिंता है उसको हम चिंताओं से मुक्त करते हैं। तो सभी लोग तो पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप सभी लोग सारी अपडेट बिल्कुल सही तरीके से पा सकें। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के ऑनलाइन आवेदनों की खामियां सुधारने के लिए 21 फरवरी तक का समय दिया गया है। समाज कल्याण विभाग ने छात्रवृत्ति पोर्टल पर यह विकल्प दे दिया है। आवेदनों में क्या खामियां, इसे भी छात्र लॉगिन करके देख सकते हैं। बिल्कुल जैसा कि आप लोग स्टेटस में देख रहे होंगे, स्टेटस में आपको यह पता लग जाता है कि क्या क्या गलतियां हैं। ठीक है, प्रदेश में एससी एसटी छात्रों को 2.5 लाख रुपए और बाकी वर्गों के 2 लाख रुपए तक सालाना आय वाले परिवारों के विद्यार्थियों को यह सुविधा दी जाती है। इस बार छात्रवृत्ति और शुल्क भरपाई कुल 3 चरणों में करने की योजना बनाई गई है। तीसरे और अंतिम चरण में करीब 26 लाख छात्रों को भुगतान होना है। यानी कि जैसा कि मैं बार बार अपनी वीडियोज में कहता हूं, कल भी मैंने कहा था कि अभी 26 लाख लोगों की जो है स्कॉलरशिप आनी बाकी है। ऐसे में अगर जिन छात्रों की अभी तक स्कॉलरशिप नहीं है उनको टेंशन नहीं लेना है, यह भुगतान 25 मार्च तक किया जाना है। ठीक है, जिन लोगों की स्कॉलरशिप का बच गया है, मैंने कल भी बताया था कि 26 लाख छात्र हैं और 25 मार्च तक आप सभी लोगों की स्कॉलरशिप आ जाएगी। लेकिन बड़ी संख्या में छात्रों के आवेदनों में खामियां मिली हैं। किसी ने खाता नंबर गलत भरा है तो किसी का जाति और आय प्रमाण पत्र संबंधित वेबसाइट से पुष्ट नहीं हो पा रहा है। समाज कल्याण विभाग ने अधिकारियों के मुताबिक इस तरह की खामियों को छात्र 21 फरवरी तक ठीक कर सकते हैं। इसके लिए पोर्टल पर विकल्प उपलब्ध करा दिया गया है। तमाम छात्र ऐसे हैं जिन्होंने जब आवेदन किया था तब उनका पिछली कक्षा का रिजल्ट घोषित नहीं हुआ था। ऐसे छात्रों के लिए रिजल्ट का कॉलम अपडेट करने का मौका भी दे दिया गया है। 21 फरवरी के बाद किसी भी छात्र को खामी ठीक करने का मौका नहीं मिलेगा। इसके बाद खामियों वाले आवेदन पत्रों को खारिज कर दिया जाएगा। इसलिए आप सभी लोग जिनका जो करेक्शन है वो करेक्शन आप लोग कर लीजिए। ठीक है, बहुत सावधानी पूर्वक आप लोग उसको करेक्शन कर लीजिए और करेक्शन करने के बाद में आप सभी लोग अपना जो डॉक्यूमेंट्स है उन डॉक्यूमेंट्स को ले जाकर और जो करेक्शन की आपकी प्रति निकलेगी उसको ले जाकर आपको कॉलेज में जमा भी करना होगा। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश बीएड एंट्रेंस एग्जाम की बेस्ट बुक के बारे में। आप देख सकते हो चक्षु पब्लिकेशन की ये जो बुक है स्टडी गाइड बुक है कला वर्ग के लिए, जिसमें आपको सामान्य ज्ञान, हिंदी, सामान्य, अभिरुचि परीक्षण, कला वर्ग यानी जितनी भी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। 5 साल पेपर भी मिलेंगे आपको, 2700 से ज्यादा जो इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे और साथ ही पूरी जो बुक है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार की गई है। तो अगर आप तैयारी करने वाले हो बीएड एंट्रेंस एग्जाम की या तैयारी कर रहे हो तो आप सभी लोग इसको आप ले सकते हो। आप देख सकते हो पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग किससे कितने नंबर आने हैं, हर एक चीज जो है इसमें आपको मिल जाएगा। ये बुक आपको बुक स्टोर पर भी मिल जाएगी। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दी है, आप उस लिंक से भी परचेज कर सकते हो। मोबाइल नंबर भी दिया, आप उससे भी ऑर्डर कर सकते हो। साथ ही साथ हम आपको बता दें इनकी ये 2 बुक और आती हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है, तो आप इन दोनों बुक्स को भी आप ऑर्डर कर सकते हो। तो बेहतरीन तरीके की बुक है, आप इसको जरूर ले लीजिए। आगे जो अपडेट आई है वो यूपी टेट पेपर लीक मामले में कंप्यूटर लैब संचालक गिरफ्तार। जैसा कि आपको पता है जब से परीक्षा रद्द हुई थी यूपी टेट पेपर को लेकर के, फिर 23 जनवरी को परीक्षा हुई, उसके बाद में डेली कुछ ना कुछ इसमें जो है मामला खुलासा होता रहता है और कल भी जो है एक गिरफ्तारी हुई है। क्या है अपडेट देखते हैं इसको। लिखा है उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में एसटीएफ की नोएडा यूनिट ने 25,000 के फरार इनामी को शुक्रवार देर रात सूरजपुर से गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान बुढ़ाना मुजफ्फरनगर निवासी बलराम उर्फ बबलू के रूप में हुई है। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं और बलराम देहरादून के 250 कंप्यूटरों की लैब चलाकर विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कराता था। खुद भी बीएड द्वितीय वर्ष की पढ़ाई कर रहा है। आरोपी के साझेदार फिरोज को एसटीएफ ने शुक्रवार को बागपत से गिरफ्तार किया था। आरोपी से एक स्कॉर्पियो कार भी बरामद कर दी गई। नोएडा एसटीएफ के एसएसपी एएसपी ठीक है राजकुमार मिश्रा ने बताया कि प्रश्न पत्र मुद्रण करने वाली कंपनी आरएसएम
फिनसर्व लिमिटेड के निदेशक राय अनूप प्रसाद को 29 नवंबर और सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज संजय उपाध्याय को 1 दिसंबर को एसटीएफ ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था। मामले को में सूरजपुर कोतवाली में केस दर्ज कराया गया था। अब यहां पर आप देख सकते हैं ये जो है एक संचालक थे कंप्यूटर, जिनका 250 कंप्यूटरों का एक लैब है और ये खुद भी बीएड कर रहे हैं, बीएड सेकंड ईयर में ये हैं और इन्होंने जो है ये कांड किया था जो कल गिरफ्तार किए जा चुके हैं। ठीक है, बीएड करते करते अपनाया गलत रास्ता, तो ये चीजें आप यहां पर देख सकते हैं। वहीं पर हम बात करते हैं और भी दैनिक जागरण में भी अपडेट आया है। टीटी प्रश्न पत्र लीक मामले में 25,000 का इनामी गिरफ्तार, जो हमने अभी बताया है कि बलराम उर्फ बबलू को गिरफ्तार कर लिया गया है। चलिए वहीं पर हम बात कर लेते हैं दरोगा भर्ती को लेकर के। दरोगा भर्ती परीक्षा की 3 इनामी जालसाज गिरफ्तार। जिले में गत वर्ष नवंबर में हुई दरोगा भर्ती परीक्षा में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से नकल का प्रयास कराने वाले सार्वर गिरोह के 3 जालसाजों को स्पेशल टास्क फोर्स की स्थानीय इकाई ने शनिवार को नुआव अंडरपास के समीप से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपितों की पहचान 15,000 रुपए के इनामी मिर्जापुर के जिगना थाना अंतर्गत चदेरू चौकठा निवासी धर्मराज यादव, 15,000 के इनामी प्रयागराज के घूरपुर, यानी ये सारे लोग जो हैं गिरफ्तार कर लिए गए हैं। यूपीएसआई मामले में इन लोगों ने नवंबर 2021 में जो परीक्षा हुई थी, आप यहां पर देख सकते हैं, उसमें जो है इन 3 लोगों को जो है गिरफ्तार किया गया है। चलिए बढ़ते आगे की तरफ। कल जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आरआरबी एनटीपीसी की जो हाई पावर कमेटी है वो कल प्रयागराज आई थी और बच्चों से जो है उसके बारे में कुछ ना कुछ समस्या का समाधान या छात्रों से सलाह, वो सारी चीजें जो है ली गई। यहां पर आप देख सकते हैं छात्र भी बैठे, उनकी भी फोटो दी गई है, साथ ही साथ क्या क्या बातें हुई उसको भी हम लोग देख लेते हैं। पावर कमेटी से अभ्यर्थियों की 2 टूक, जारी हो संशोधित रिजल्ट। आरआरबी भर्ती विवाद मामले में कोरल क्लब पहुंची रेलवे की कमेटी, 100 अभ्यर्थियों से हुई आमने सामने बात। रेलवे भर्ती बोर्ड, यहां पर आप देख सकते हैं रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी की नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी की भर्ती परीक्षा परिणाम को लेकर पिछले दिनों हुए बवाल के बाद अभ्यर्थियों से मुलाकात के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा गठित हाई पावर कमेटी के सदस्य शनिवार को प्रयागराज पहुंचे। यहां कोरल क्लब में समिति के सदस्य आरआरबी अभ्यर्थियों से रूबरू हुए। इसी दौरान अधिकांश अभ्यर्थियों ने एनटीपीसी का संशोधित रिजल्ट जारी करने की मांग की। इसके अलावा अभ्यर्थियों ने कहा कि प्रतीक्षा सूची जारी करने के साथ ही रेलवे की अन्य भर्तियों को जल्द शुरू किया जाए। कोरल क्लब में दोपहर 12 बजे के बाद 5 सदस्यीय हाई पावर कमेटी रेलवे बोर्ड के प्रधान कार्यकारी निदेशक दीपक पीटर गैब्रियल के नेतृत्व में पहुंचे। यहां 20-20 अभ्यर्थियों के ग्रुप से कमेटी सदस्यों ने बात की। इस दौरान कुल 100 अभ्यर्थियों ने कोरल क्लब में आयोजित इस सत्र में भाग लिया और समिति के समक्ष अपनी शंकाओं और सुझाव दर्ज कराए। अभ्यर्थियों द्वारा उठाए गए कई बिंदुओं को समिति द्वारा आगे के विचार विमर्श के लिए नोट भी किया गया। इस दौरान अंकित पांडे, यानी ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। तो कल जो है यहाँ पर छात्रों से बातचीत की गई, 100 लोगों से बातचीत की गई और अब देखना होगा कि क्या होता है, क्योंकि छात्रों ने मांग भी की है कि संशोधित रिजल्ट तो जारी किया जाए, लेकिन साथ साथ जो है परीक्षा प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे की तरफ। अगली जो अपडेट है वो है 6800 ओबीसी वर्ग के 6800 पदों पर भर्ती के मामले में सरकार से जवाब तलब। ये आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, अगर आप 69,000 शिक्षक भर्ती या 6800 शिक्षक भर्ती में आप शामिल तो उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती मामले में विवाद की स्थिति बनी हुई है। भर्ती में ओबीसी वर्ग के 6800 रिक्त पदों की नियुक्ति के शासनादेश को चुनौती दी गई है। कोर्ट ने मामले में सुनवाई कर सरकार से जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव जोशी ने प्रतीक मिश्रा की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। बेसिक शिक्षा विभाग में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में 6800 पद खाली रह गए थे। इन 6800 पदों पर ओबीसी अभ्यर्थियों की नियुक्ति के खिलाफ एक अभ्यर्थी इलाहाबाद हाई कोर्ट की शरण में है। इनकी नियुक्ति के लिए 5 जनवरी 2022 को शासनादेश जारी किया गया था। हाई कोर्ट ने इसी शासनादेश को चुनौती दी गई है। हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार को पूरे मामले की जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। याचिका के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि यूपी सरकार ने 16 मई 2020 को 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती का विज्ञापन जारी किया था। नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो गई। इसके बाद शासन को पता चला कि आरक्षण लागू करने में गलती हुई है। 6800 ओबीसी के पदों पर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन कर लिया गया। इसके बाद शासन ने तय किया कि जिन सामान्य अभ्यर्थियों की ओबीसी की सीटों पर नियुक्ति कर ली गई है उनको निकाला नहीं जाएगा। उनकी जगह खाली पदों पर 6800 ओबीसी अभ्यर्थियों की अलग से नियुक्ति की जाएगी। इसी को लेकर 5 जनवरी 2022 को शासनादेश भी जारी कर दिया गया। याची की ओर से तर्क दिया गया कि बिना विज्ञापन जारी किए नियुक्त नहीं की जा सकती है। याचिकागण भी अहर्य अभ्यर्थी है और सहायक अध्यापक बनने की योग्यता रखते हैं। रिक्त पदों को सरकार बिना विज्ञापन जारी किए और नियुक्ति प्रक्रिया अपनाए नहीं बढ़ सकती, ना ही इन रिक्त पदों को पुरानी भर्ती से जोड़ सकता है। ठीक है, फिर आप यहां देख सकते हैं हाई कोर्ट ने पूछा आदेश के बावजूद अभ्यर्थियों को क्यों नहीं बढ़ाए गए 1 अंक। जैसा कि आपको पता है कि हाई कोर्ट ने 1-1 अंक बढ़ाने की बात कही थी और अभी तक उन 1 अंक को नहीं बढ़ाया गया। ऐसे में हाई कोर्ट ने सवाल पूछे। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सचिव
परीक्षा नियामक प्राधिकारी से पूछा है कि जब विशेष याचिका पर 2 जजों की खंडपीठ ने आदेश पारित कर दिया तो उसका अनुपालन क्यों नहीं किया गया। कोर्ट ने मामले में सुनवाई के लिए 7 मार्च 2022 की तिथि निर्धारित की है। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने उपेंद्र कुमार दयाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि कोर्ट जब अपने आदेश में यह साफ कर चुकी है कि 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल सभी अभ्यर्थियों को 1 अंक बढ़ा दिए जाएं, इसके बावजूद अंक नहीं बढ़ाए गए। अवमानना याचिका में याचिका तर्क था कि अनुसूचित वर्ग का अभ्यर्थी और हाईकोर्ट से पारित विशेष याचिका में वह दूसरे नंबर का याची था। उसने हाईकोर्ट के आदेश को परीक्षा नियामक प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया। वह 1 अंक बढ़ाए जाने की मांग की, लेकिन नियामक ने उसके परीक्षा परिणाम में 1 अंक नहीं बढ़ाया। तो आप देख सकते हैं परीक्षा नियामक प्राधिकारी हो चाहे सरकार हो, उन सभी से जवाब तलब किए जा रहे हैं और 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला अभी भी चल रहा है, अभी भी ये शांत नहीं हुआ है। चलिए वहीं पर हम बात कर लेते हैं यूपीपीएससी को लेकर के। सीबीआई जांच से भी उठा प्रतियोगी छात्रों का भरोसा, क्या है अपडेट देखते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सीबीआई जांच से भी प्रतियोगी छात्रों को हताशा ही मिली है। जांच को 4 साल बीत चुके हैं और अब तक किसी के खिलाफ कोई सीधी कार्रवाई नहीं हुई। भर्तियों में भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ मोर्चा खोल चुके प्रतियोगी छात्र सीबीआई जांच में लेट लतीफी के लिए प्रदेश सरकार को भी जिम्मेदार ठहराते हैं। उनका आरोप है कि सरकार ने जांच में सहयोग नहीं दिया और इसी वजह से भर्तियों में धांधली के लिए दोषी लोग अब तक पकड़ से बाहर हैं। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति ने सोशल मीडिया पर अपना मांग पत्र जारी किया, जिसमें सीबीआई जांच को लेकर जांच एजेंसियों सहित सरकार और यूपीपीएससी पर भी निशाना साधा गया। 4 साल पहले प्रतियोगी छात्रों की मांग पर मुख्यमंत्री ने 20 जुलाई 2017 को आयोग की परीक्षाओं की सीबीआई जांच की घोषणा की थी। तो देख सकते हैं यहां पर, और सीबीआई की घोषणा हुई, सीबीआई जांच शुरू भी हुई, लेकिन 4 साल हो गए, अभी कोई भी ना तो ठोस कार्रवाई हुई इस पर और ना ही जो इसके लिए जिम्मेदार थे उन पर कोई कार्रवाई हुई है। आप यहां पर देख सकते हैं और क्या क्या मामला उसको भी देख लेते हैं। 31 जुलाई 2017 को सीबीआई जांच की सिफारिश केंद्र सरकार के पास भेजी गई और 21 नवंबर 2017 को केंद्र सरकार के कार्मिक एवं पेंशन मंत्रालय की ओर से सीबीआई जांच की अधिसूचना जारी की गई। 31 जनवरी 2017 को सीबीआई टीम ने आयोग परिसर में प्रवेश किया और भर्तियों से जुड़े दस्तावेजों की जांच पड़ताल शुरू की। हालांकि पहले दिन सीबीआई को विरोध का सामना भी करना पड़ा। जांच रुकवाने के लिए आयोग कोर्ट भी पहुंचा, लेकिन वहां से आयोग को राहत नहीं मिली। सीबीआई को अप्रैल 2012 से मार्च 2017 के बीच अवधि में तकरीबन 633 भर्ती परीक्षाओं की जांच करनी थी, जिनके तहत 40,000 से अधिक पदों पर चयन हुए थे। जांच तेजी से आगे बढ़ी और भर्तियों में भ्रष्टाचार की शिकायत दर्ज कराने बड़ी संख्या में अभ्यर्थी सीबीआई टीम के समक्ष उपस्थित हुए। अब तक तकरीबन 12,000 अभ्यर्थियों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। भर्तियों में धांधली के सबूत मिलने के बाद सीबीआई ने पीसीएस भर्ती 2015 और अपर निजी सचिव भर्ती 2010 के मामले एफआईआर दर्ज कर लिया है। आप यहां पर इस चीजों को देख सकते हैं। चलिए वहीं पर हम बढ़ते हैं अगली अपडेट की, और ये अपडेट है सीजीएल को लेकर के। सीजीएल 2020 टियर 2 की उत्तर कुंजी जो है जारी कर दी गई है। आप लोग 15 फरवरी तक इसमें जो है अपनी आपत्ति दे सकते हैं। ठीक है, तो ये रही आज की अपडेट, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी खास अपडेट के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।